खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी इस वक्त सलाम जे के गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। और आज के मॉर्निंग शो में जहां हम न सिर्फ जम्मू कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं बल्कि मुल्क की सतह की सियासत कर हम बात करेंगे। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है और मेरे ख्याल से वो साउथ एशिया की सियासत के अंदर इंतहाई अहम पेशरफ्त होने जा रही है। विज़ा विज़ अफ़गानिस्तान, विज़ा विज़ पाकिस्तान, क्या कुछ होने जा रहा है और किस तरीके से लाइन ऑफ एक्शन जो है वो चेंज हो रहा है, उस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ज़राए से हमारे पास बहुत बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, वो आपके सामने रखेंगे। ग्राउंड जीरो पर चलेंगे तो दिल्ली में लिए गए फैसले ज़मीनी सूरत हाल पर जम्मू कश्मीर के अंदर उतरते उतरते किस तरीके से वो हो रहे हैं और अवाम क्या कुछ कह रही है, इस हवाले से हम 9:40 पर बात करेंगे। जब हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी आप और हम बराह रास्त बात करेंगे, हुकूमत तक वो सारे मामले और गिले और शिकवे पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो आपके इलाके के अंदर है। तो उम्मीद है कि 10 बजे तक बराबर आप हमारा साथ देंगे। टीवी पर आप हमें देख ही रहे हैं तो हस्बे वादा और हस्बे दस्तूर आपको एक बार फिर याद दिलाते चले कि आप हमारी सोशल मीडिया साइट्स यानी अवामी राब्ता साइट्स का भी इस्तेमाल करें। ट्विटर पर ज़रूर आइएगा, फेसबुक की इस्तेमाल करते हैं तो हमारे 2 ऑफिशियल पेज है, गुलिस्तान न्यूज़ चैनल के नाम से और गुलिस्तान लाइव फीड के नाम से, उस पर ज़रूर आइएगा। 2 ऑफिशियल पेज हमारे हैं। उसके साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर ज़रूर आइएगा, उसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसके साथ साथ ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी खबरें आप देख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ये सारी चीज़ें जी जहाँ पर आप और हम बराह रास्त बात करते हैं, जुड़ते हैं, अपने मन की बात कहते हैं और आपकी भी बात जो है वो सुनने की कोशिश करते हैं। लेकिन खबरों में आज के दिन क्या कुछ है ये बताएंगे आपको। माजी का हाल सबसे पहले, यानी माजी में क्या कुछ हुआ, हिस्ट्री में आज का दिन क्या कुछ कह रहा है। गौहर कुछे दिल्ली स्टेडियम में इस वक्त मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया गौहर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से नाजरीन को बताइएगा कि हिस्ट्री में आज के दिन चंद अहम झलकियां क्या कुछ आपने लिख के रखी है। शुक्रिया इशफाक। तो आज के दिन की शुरुआत, प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे हिस्ट्री ऑफ द यानी कि तारीख में आज क्या कुछ हुआ है। आज 17 अक्टूबर, आज ही के दिन क्या कुछ हुआ। 1904 में बैंक ऑफ इटली को आम लोगों के लिए खोल दिया गया, यानी कि 17 अक्टूबर आज ही के दिन। 1918 17 अक्टूबर आज ही के दिन यूगोस्लाविया ने खुद को एक जमहूरी मुल्क करार दिया है, वो आज ही का दिन था। और 1956 में आज ही के दिन इंग्लैंड में पहला बड़ा एटमी बिजली घर खोला गया है। और आज ही के दिन 1979 में मदर टेरेसा को उनके काम और ताउन पर अमन का नोबेल इनाम मिला है। और आज ही के दिन 1998 में नाइजीरिया के शहर जैसी में पाइपलाइन धमाके में तकरीबन 1082 अफराद हलाक हुए हैं। और आज ही के दिन 1944 में एथेंस में खरीफ परिंदे आपस में लड़ने लगे, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 17 अक्टूबर 1907 में पहला तिजारती वायरलेस टेलीग्राफ बहरलकाए नूस के ऊपर भेजा गया है। और आज ही के दिन 17 अक्टूबर साल 2014 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सेनेगल को एबोला वायरस से पाक करार दिया है। वो आज ही का दिन था जब सेनेगल को एबोला वायरस से पाक करार दिया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से। तो तारीख में आज के दिन के हवाले से हमने बात की है। अब जरा प्रोग्राम का खबरों का पिटारा खोलते हैं। चलिए जी, खबरों का सफर शुरू करते हैं और बात आज सबसे पहले करते हैं आरएसएस की, क्योंकि आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत का बयान आया है और ये बयान जो है वो जम्मू कश्मीर के विज़ाविज़ है। और एक किताब की रस्मी रोनुमाई हो रही थी और किताब की रस्मी रोनुमाई के दौरान मुल्की सियासत की गुफ्तगू जब वो कर रहे थे तो आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने बात जम्मू कश्मीर के हवाले से भी कही है। और 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद ज़मीनी सूरत हाल में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और आज़ादी की बात करने वालों को भारत में जम करना होगा, उनकी सोच को भारत के अंदर जम करना होगा। और इस तीसरी बड़ी बात ये थी कि जो पैसा मरकज़ी हुकूमत की तरफ से आज तक तरक्याती नाम पर दिया जा रहा था, तरक्याती कामों को करने के लिए दिया जा रहा था, वो सारा चंद सियासी घरानों और सियासी अफराद के बीच बांटा जाता था। तो ये बयान जो है ये उस वक्त सामने आया है जब गुज़श्ता दिनों उन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और दौरा जम्मू कश्मीर के दौरान उन्होंने चंद बातें कही थी। और उसके बाद आज एक तकरीब के हाशिए पर मोहन भागवत का ये बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग आज़ादी ढूंढ रहे हैं
उनको मर्ज करना होगा भारत के अंदर, उनको जम करना होगा जी भारत के अंदर, और भारत की सोच को गालिब होना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, 370 के पहले, यानी जब 370 रियासत के अंदर था, 80% फंड जो था वो जनाब मकामी तौर पर पॉलिटिशियंस के पॉकेट्स में जाता था। एक बड़ा इल्ज़ाम जो है वो आरएसएस की तरफ से लगाया गया। और तीसरा बड़ा मामला जो था कि इसमें भी एक और बात थी कि जनाब जम्मू और श्रीनगर में तफावत थी, यानी एक बड़ा रेशियो तरक्याती कामों का वो जम्मू के बजाय कश्मीर के अंदर चला जाता था, और जम्मू के लिए बहुत कम पैसा जो है वो रखा जाता था। इस तरीके की बात भी जो है आरएसएस चीफ मोहन भागवत की तरफ से कही गई है। ताहम उनका मानना है कि जो सूरत हाल पहले थी आज वो सूरत हाल नहीं है, क्योंकि ये तीसरी बैक टू बैक बात होगी उनकी। आपको याद होगा कि मुंबई में एक तकरीब हुई जिसमें जम्मू कश्मीर से भी कई लोगों ने शिरकत की, जिसमें नौजवान भी थे। उसका जिक्र उन्होंने कल इस तकरीब के हाशिए के दौरान भी कहा कि देखिए गुज़श्ता दिनों जब मुंबई में तकरीब हुई थी जिसमें माइनॉरिटीज़ को लेकर बात हो रही थी, तो जम्मू कश्मीर के नौजवान वहाँ पर थे, जम्मू कश्मीर के लोग वहाँ पर थे, जिन्होंने साफ ये कहा कि वो भारत के साथ है और भारत की जो सालमियत है और भारत का जो निज़ाम है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश में काम करेंगे। तो उसका कल उन्होंने दोबारा बात से ये बात कही कि देखिए नौजवान की सोच बदल रही है, लेकिन इस बदलती सोच के बीच अभी भी कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जो आज़ादी की है, और उस आज़ादी की आवाज़ को हमने मर्ज करना होगा भारत की आवाज़ के साथ, और उसके लिए हमने काम करना होगा। तीसरी बड़ी बात ये कि जो हमारे किताबें हैं, यानी जो दरसी निज़ाम हमारा है, उस दरसी निज़ाम को भी देखने की बात कही गई है। और कहा गया कि देखिए जिस तरीके से हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं फ्रॉम ज़ीरो टू हायर अप, उसमें काफ़ी कुछ लिक्यूनाज है, और वो जो भारत की झलक उसके अंदर होनी चाहिए थी वो नज़र नहीं आ रही है। और यही वजह है कि हम मुख्तलिफ इज़म्स का शिकार हो रहे हैं, और जो बेसिक मोटिव भारत के अंदर था वो हमारे हाथ से चला जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर उन्होंने गुफ्तगू की, 370 के बाद हालात बेहतर हुए हैं और बेहतर हो रहे हैं, इस पर उन्होंने दोबारा बात की, नौजवानों की उन्होंने बात की, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा कि अब निज़ाम तालीम में भी जिद्दत लानी होगी, इसमें नयापन लाना होगा, और जो चीज़ें हमसे छूट चुकी हैं, जो चीज़ें हमसे दूर हो रही हैं, उन चीज़ों को हमने किताबों के अंदर मुतारुफ कराना होगा। साथ साथ उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर अवामी नुमाइंदा हुकूमत भी होगी, जिसके लिए अवाम को आगे आकर अपने वोट का इस्तेमाल करना होगा। तो ये बात थी जनाब मोहन भागवत की, आरएसएस के चीफ की, जम्मू कश्मीर के हवाले से। बढ़ते आगे, बात जरा आप करते हैं उस बड़ी खबर की जो पिछले एक हफ्ते से लगातार सुर्खियों के अंदर है, और खबर जम्मू के पुंछ रजौरी सरहदी इलाके की। पहले बात करेंगे हम वादी के हवाले से। वादी कश्मीर में जहां कल भी दो टारगेट किलिंग हुई है। ईदगाह श्रीनगर और लित्र पुलवामा के अंदर 2 गैर रियासती बाशिंदों को निशाना बनाया गया है। पहले श्रीनगर के ईदगाह इलाके में एक यूपी के रहने वाले, बिहार के रहने वाले एक छापरी फरोश जिसे गोलियों का निशाना बनाया गया और शदीद जख्मी हालत में अगर वो अस्पताल लेने की कोशिश की गई, ताहम वो रास्ते में ही दम तोड़ बैठा। अरविंद कुमार साहा जो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। उसके साथ ही कुछ मिनट बाद ही लित्र पुलवामा में भी एक कारपेंटर को निशाना बनाया गया है। सगीर अहमद जो यूपी का रहने वाला था उसको निशाना बनाया गया, उसकी वजह से जो अस्पताल में भी उसकी मौत हुई है। यानी कि अगर हम पिछले रवा माह की 2 तारीख से बात करेंगे तो तकरीबन 3 ऐसी वारदातें ऐसी हुई है जहां पर 3 गैर रियासती बाशिंदों को निशाना बनाया गया। जब ये हमला हुआ तो हमले के बाद ही जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से इस हमले की मजम्मत की गई, और साथ ही साथ मुख्तलिफ सियासी लीडरान ने भी इन हमलों की मजम्मत की है, इसे बुज़दिलाना कार्रवाई करार दिया। उन्होंने कहा कि जिसने भी ये हमला किया है, जिन लोगों ने भी ये हमला किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से पहले कुछ दिनों पहले ही उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है जिन्होंने शहरी हलाकत यानी कि टारगेट किलिंग की है, उनके खिलाफ पुलिस और फोर्सेस की जानिब से कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला ने भी इस सिलसिले में ट्वीट किया है, महबूबा मुफ्ती की जानिब से भी ट्वीट किया गया है, और श्रीनगर एसएमसी के मेयर जुनेद मत्तू की जानिब से भी इन हमलों की मजम्मत की गई, और उन्हें इस हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि ये बुज़दिलाना कार्रवाई की है। जो बिहार का रहने वाला अरविंद कुमार साहा है, जब उनकी हलाकत हुई तो उसके बाद ही
जो बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार उनकी जानिब से ट्वीट किया गया। उन्होंने जो जांबा का जो अरविंद कुमार है उनके हक में 2 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। जो चीफ मिनिस्टर फंड है उससे उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए उन्हें बतौर मुआवजा दिया जाएगा। एक एक करके ट्वीट आपके टेलीविजन चैनल पर आ रहे हैं जी। पहले मनोज सिन्हा साहब को आपने देखा, उसके बाद साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का, जुनैद आज़म मट्टू ने भी इस तरीके की कार्रवाई को बुज़दिलाना कार्रवाई करार दिया और कहा कि इंसानियत का कत्ल है। और उसके फ़ौरन बाद आप देखेंगे कि जो कल विजुअल्स भी थे वो भी चलेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, कल आईजीपी कश्मीर क्या कह रहे थे कि 9 दिनों के अंदर 9 एनकाउंटर हुए, 13 मिलिटेंट मारे गए। और शहर श्रीनगर के अंदर 3 मिलिटेंट 3 अलग अलग एनकाउंटर्स के अंदर 24 घंटों के दौरान मारे गए। ये भी कहीं ना कहीं इस खबर के साथ हमने देखना होगा। लेकिन ये जो टारगेट किलिंग्स हो रही है ये इंतहाई अफसोसनाक है। और ये गैर रियासती मजदूरों पर और गैर रियासती बाशिंदों पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, इससे यहाँ सिक्योरिटी ग्रिड पर एक बड़ा सवाल तो है ही, लेकिन ओवरऑल कश्मीर के अंदर भी इससे बहुत दहशत जो है वो फैली हुई है। और मकामी आबादी से जब हम बात करते हैं, मकामी लोगों से जब हम बात करते हैं, तो 2 तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। एक ये कि जनाब एक मुनज़्ज़म साजिश है जिससे कश्मीर और कश्मीरियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि याद होगा कि बिंद्रू मेडिकेट से ये सिलसिला शुरू हुआ और उसी दिन रात को एक और किलिंग हुई। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से किलिंग्स का बाजार जो है वो चला है। गैर रियासती और मकामी लोगों की टारगेट किलिंग जो हो रही है, इससे अवाम में भी दहशत है। कल हमने शहर श्रीनगर के अंदर बड़े लोगों से जब बात की तो दहशत का माहौल साफ उनके चेहरों पर दिख रहा था। लेकिन साथ साथ ये आवाज़ भी थी कि जनाब ये इंसानियत का कत्ल है और इंसानियत का कत्ल जहाँ पर होता है वहाँ पर अज़ाब इलाही भी होता है। इस तरीके की भी आवाज़ें कल आ रही थी। और सिर्फ आपको याद होगा कि जुम्मे के रोज़ आवाज़ क्या आई थी जनाब खानियार श्रीनगर के इमाम से। उन्होंने कहा था कि देखिए मजहबी रवादारी और मजहबी भाईचारे को हमने किसी भी कीमत पर कायम रखना होगा। और ये जो अंसर है, ये जो अफराद है जो नकाब लगा कर है, इनके मुंह से हमने नकाब उठाना होगा ताकि पता लगे कि असल और फ़र्क, यानी जो सूरत हाल बनाई जा रही है कि इन नकाबों के पीछे कौन लोग हैं, इन नकाबों के पीछे कौन चेहरे हैं जो इस तरीके की कार्रवाई करके वादी कश्मीर के अंदर एक नया माहौल, एक नया दहशत पैदा करना चाहती है। इंटेलिजेंस इदारों की अगर आप बात को माने तो उनका मानना है कि जिस तरीके से ऑपरेशन चलाए गए उसका फ्रस्ट्रेशन है और अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये सारी कोशिश जो वो की जा रही है। ज़रा से हमारे पास इस तरीके की भी खबर आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि गैर रियासती मजदूरों पर पे दर पे हमले हो रहे हैं और ये हमले इंसानियत के लिए भी शर्मनाक है। और बाय एंड लार्ज जब आप कश्मीर के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तो इसके संगीन नताइज जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अल्लाह उससे बचाए। फिलहाल जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर ये कि मिलिटेंट्स की तरफ से कार्रवाई हुई है और उस कार्रवाई के दौरान 2 गैर रियासती मजदूर, गैर रियासती जो है वो मारे गए। 5 अक्टूबर को पहले कश्मीरी पंडित बिजनेसमैन मक्खन लाल बिंद्रू को उनकी दुकान पर जाकर गोली मार दी गई। उसी दिन पानीपुरी बेचने वाले बिहार के नौजवान पर लाल बाजार के इलाके में गोली चली। उसी दिन टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद शफी लोन नॉर्थ कश्मीर बांडीपोरा में मारा गया। और इन तीनों इंसिडेंट्स के पीछे जो लोग थे, पुलिस का दावा है कि उसमें 90% लोग जो है वो मारे गए और बाकी मामलों की तलाश जो है वो जारी है। उसके बाद जब आप देखेंगे तो उसके बाद 2 टीचर्स का कत्ल हुआ, सुपिंदर कौर साहिबा और उसके साथ साथ दीपक चंद का श्रीनगर के अंदर मर्डर हुआ। और अब जो सूरत हाल बनकर आई है, कल और 2 लाशें जो है वो हमने देखी, तो कुल मिलाकर आंकड़ा जो है वो तकरीबन 28 या 29 तक पहुंच गया है, जिनमें 7 माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं, रेस्ट जो है वो लोकल्स बताए जा रहे हैं। यानी अगर आप 28 का आंकड़ा देखेंगे, 7 को बाहर निकालेंगे तो मेजर किलिंग जो है वो वादी कश्मीर के लोगों की भी हुई है। लेकिन बाहर का हो या इधर का हो, किलिंग है। और किसी भी सूरत में इंसानियत का कत्ल किसी भी तरह से न तो इसको हौसला अफजाई हो सकती है और ना ही इसको एंडोर्स कोई कर सकता और ना ही किसी मज़हब में इस चीज़ की इजाज़त दी गई है। और कुरान में तो बिल्कुल भी नहीं है। अलहुर बिलहुर का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का भी कत्ल करें, बल्कि इसके सियाम व सबाक को पढ़ने की ज़रूरत है हमें और समझने की ज़रूरत है। बहरहाल अपनी अब बात तो है, लेकिन फ़िलहाल सूरत हाल ये है कि कल ये जो पूरी खबर हमारे पास थी उसको इस वक्त हमने इसलिए बताया क्योंकि अभी भी मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से बयानात जारी किए गए हैं और महबूबा मुफ्ती का बयान आया है, ट्वीट सामने आया है। उसके बाद जो अपनी पार्टी है उनके सरबराह का बयान सामने आया है। उसके साथ साथ बीजेपी
के जो स्टेट इंचार्ज हैं उनके बयानात सामने आए हैं और भी कुछ लीडर्स का बयान आया है और सब ने इस पूरे वाक़े की मजम्मत की है और इंतज़ामिया से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की मांग भी की है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो कल एक खूबसूरत सिल्वर लाइन मुझे लगी IGP कश्मीर जो सीधी सीधी बात की, उन्होंने कहा कि जनाब हर एक को सिक्योरिटी कवर देना शायद ये मुमकिन नहीं है, इसीलिए जो सॉफ्ट टारगेट्स है वो कहीं ना कहीं निशाने पर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश उनकी रहेगी एक अपर हैंड जो है वो सिक्योरिटी ग्रिड का रहे ताकि मिलिटेंट अपनी प्रेजेंस को बार बार ना दिखा सके। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। जब मिलिटेंट प्रेजेंस की हम बात कर रहे हैं तो जरा शहर के बाद जंगल का भी रुख करते हैं और पुंछ राजौरी की भी बात आपको बताते चले, जहां पर एक हफ्ते से लगातार ऑपरेशन जारी है और रात देर गए आर्मी की तरफ से एक बार फिर बयान जारी करते हुए कहा गया कि जो लोग मिसिंग थे उनकी लाशें भी कल जंगल से बरामद कर दी गई है। जी हां, सब डिवीजन मेंढर के इलाके बठादूरिया इलाके में आज 7वें रोज सर्च ऑपरेशन दाखिल हुआ है। गुज़श्ता 6 दिनों की बात करेंगे तो कल शाम जो है मजीद 2 फौजी जवानों की लाशें बरामद हुई हैं, जिसमें से एक JCO भी शामिल है। यानी कि कुल मिलाकर अगर बात करेंगे तो 12 अक्टूबर से जो ऑपरेशन शुरू हुआ था मेंढर और राजौरी पुंछ इलाके के अंदर जो लगातार चल रहा है, आज 7वां दिन है और 12 अक्टूबर से जो ऑपरेशन शुरू हुआ तो अभी तक 9 फौजी जवान जो है जान बाक हुए, जिनमें से 2 JCO भी शामिल है। और अगर बात करेंगे कल दिन की तो कल दिन भर भी वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी रहा। वहां पर ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया और साथ ही साथ हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया और साथ ही साथ वहां पर मजीद फोर्सेस को भी तलब किया गया। अगरचे वहां पर जो है पुलिस, SOG और फौज और CRPF की जानिब से लगातार ऑपरेशन चल रहा है। मजीद इजाफी नफरी को तैनात किया गया और साथ ही साथ जो जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे हैं वहां पर भी गाड़ियों की बारीकबीनी से तलाशी ली जा रही और लोगों से भी पूछताछ की जा रही थी, शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे थे। लेकिन लगातार आज जो है सर्च ऑपरेशन आज सुबह भी जो आज अल सुबह दोबारा शुरू हुआ है। के पास चलते हैं। जमशीद मलिक हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि जमशीद ने रात देर गए DIG जो है वहाँ के पुंछ राजौरी के, उनसे भी गुफ्तगू की थी। उन्होंने क्या कुछ इस ऑपरेशन के बारे में कहा था वो ज़रूर बताएंगे। लेकिन जमशीद सबसे पहले आपके पास आएंगे जी, ज़रा लेटेस्ट अपडेट बताइएगा। हफ्ते से ज़्यादा वक्त हो गया है ये ऑपरेशन शुरू किए गए हुए और झड़प में जो लापता JCO और फौजी एहलकार है कल उनकी लाशें भी जंगल से बरामद कर दी गई और तसादुम आराई में कुल मिलाकर 9 सिक्योरिटी के जवानों के मारे जाने की अभी तक जो है वो तस्दीक भी एजेंसीज की तरफ से कर दी गई है। आज सुबह सूरत हाल क्या कुछ है और रात देर गए क्या कुछ आप ग्राउंड जीरो पर देख रहे थे, क्योंकि रात देर गए तक आप इस एनकाउंटर की साइड के आसपास थे और एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों से बात कर रहे थे, क्या कुछ उनका मानना है, कितना वक्त और लग सकता है इस पूरे ऑपरेशन को कंक्लूड करने में? और देर रात को दोबारा हम देख रहे थे कि इनकाउंटर को दोबारा रोक दिया गया था और सर्च ऑपरेशन भी रोक दिया गया था। हालांकि रोशनी ड्रोन जरूर चढ़ाए जा रहे थे मगर इस इलाके को पूरे मुहासरे में लिया गया था। मगर इस ऑपरेशन के कितना टाइम लगना ये कहना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि इस ऑपरेशन के लिए जहाँ देख रहे हैं हम कि कभी ये पुंछ के इलाके से शुरू होता है और कभी राजौरी में इलाके में शुरू हो जाता है। और जहाँ ये ऑपरेशन इस बाटादुरिया इलाके में था, तकरीबन अगर ये कहें कि इसके जंगल को भी खंगाल लिया गया है, गलत नहीं होगा। और यहाँ इस जंगल से भी अभी तक कोई किसी मिलिटेंट की मौजूदगी या नहीं मिली, क्योंकि जब भी मिलिटेंटों की तरफ से हमला किया गया उसके बाद दोबारा उससे एक बार भी अगर कहीं कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया। हालांकि काफी बार ये चीजें कहीं सामने आई कि मिलिटेंटों से दोबारा कांटेक्ट हुआ और एनकाउंटर शुरू हुआ है। मगर अगर ये बात कहें कि वहाँ उसके बाद मिलिटेंटों से कांटेक्ट नहीं हो पाया और सिर्फ सर्च ऑपरेशन ही चलाए जा रहे, क्योंकि हम देर रात तक देखते रहे कि मजीद आर्मी की टुकड़ियों को आगे भेजा जा रहा था। जम्मू पुंछ हाईवे बंद रखी गई थी 3 दिन से और आज दोबारा इस वक्त भी वही ऐसी ही सूरत हाल नजर आ रही है, जहाँ सेना ने एक बार फिर इस इलाके में सर्च ऑपरेशन का आगे दायरा बढ़ा दिया है। जी बहुत शुक्रिया जी जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है और इस जंगल के इलाके को 3 साइड से घेरा गया है और एक साइड तो रास्ता है इसलिए वहाँ पर नाका लगा दिया गया और बैक
फ्रंट और दो साइड से जो है वो फोर्सेस की तैनाती को और ज़्यादा टाइट किया गया और चप्पे चप्पे को जो है वो वहाँ पर छाना जा रहा है कि आखिर ये जो मिलिटेंट वहाँ पर आए हैं क्या ये पुराने मिलिटेंट है या दरअंदाजी कर चुके नए लोग हैं। इस हवाले से डीआईजी के साथ जो मुख्तसर सी बातचीत हुई है जमशीद मलिक की, ज़रा इसको भी एक बार सुन लीजिएगा ताकि आपको मज़ीद वजाहत लग सके कि इस ऑपरेशन को और कैसे वक्त लग सकता है और क्या कुछ सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियाँ इस पूरे ऑपरेशन के बारे में समझ रहे हैं। जो भी कोई ऑपरेशन होता है आप उसका रिजल्ट देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की स्टेजेस है उसमें समय लगता है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि हम पिछले 2 महीने से इन मुख्तलिफ ग्रुपों के साथ डील कर रहे हैं। हमारा जो सिक्योरिटी फोर्सेस का जॉइंट ग्रिड है वो इन्हीं के पीछे पिछले 2.5 महीने से लगा है। इन चीज़ों में थोड़ा समय लगता है और डिपेंडिंग अपॉन द टोपोग्राफी, तो उसी हिसाब से पिछले कुछ दिनों में हमारा मेनली 3 बार कांटेक्ट जो है वो टेररिस्ट के साथ हुआ है और तीनों बार कांटेक्ट जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के नतीजे में ही हुआ था। तो हमें ऐसा महसूस होता है कि वी हैव बीन एबल टू होल्ड देम अप इन ए सर्टेन स्पेसिफिक लोकेशन एंड वी आर सैंग्विनाइन दैट वी विल बी एबल टू न्यूट्रलाइज देम इन द शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम व्हाइल टेकिंग ऑल ड्यू प्रिकॉशंस व्हिच आर नेसेसरी। सर क्या यही मान के चलें जिस ग्रुप ने सुरंगकोट में पहले सेना पर हमला किया था ये वही ग्रुप है जिसको थन्ना मंडी में भी देखा जा रहा है और पुंछ के इलाके में, ये एक ही ग्रुप है या कुछ और ग्रुप भी हैं? हम ये मान के चल रहे हैं कि इट इज़ द सेम। सर क्या इनकी कोई हाइडआउट है अंदर ऐसा जिसके अंदर ये घुस जाते हैं? क्योंकि अगर थन्ना मंडी की हम बात करें, थन्ना मंडी में काफ़ी टाइम सर्च ऑपरेशन तकरीबन 72 घंटे चलने के बाद वहाँ क्लियर कर दिया गया और उसके बाद ये हमला यहाँ आके होता है पुंछ जिला में आके। क्या इस जंगल के अंदर कोई इनका हाइडआउट है या कब से ये लोग रह रहे हैं कि नई दरअंदाजी करके आए हैं या पहले से ही? देखिए, जैसा मैं कह चुका कि हमने इनकी प्रेजेंस जो है वो 2-2.5 महीने पहले ऑब्जर्व की थी। जहाँ तक हाइड आउट का ताल्लुक है, ये तो जब जंगल सैनिटाइज होगा तभी हम बता पाएंगे, लेकिन यह है कि जंगल की एक खासियत होती है और खसूसियत भी होती है कि वो एक नेचुरल कवर देता है। बट हमें अपनी SOP पता है तो हम उसके हिसाब से इससे भी डील कर लेंगे। सर जैसे आप कह रहे हैं कि 2-2.5 महीने से इस ग्रुप का पीछा किया जा रहा लगातार, इसका मतलब ये हम ये कैसे कहीं लोकल सपोर्ट इनको मिल रही है? क्योंकि 2-2.5 महीने या खास करके पिछले 6 दिनों की हम बात करें, 6 दिनों में खाने पीने का सामान कहाँ से आ रखा है? कहीं से कोई लोकल सपोर्ट है? देखिए, आमतौर पे यहाँ पे टेररिस्ट को लोकल सपोर्ट इस इलाके में नहीं मिलती है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि कहीं कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो इक्का दुक्का आदमी कराता हो। पुलिस की और सिक्योरिटी फोर्सेस की इस किस्म के लोगों पे नज़र रहती है और उनके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई जो है वो पहले भी की थी। पिछले 2.5 महीनों से लगातार खुफिया इत्तलात मिल रही थी और लगातार पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां इस इलाके के अंदर ऑपरेशन भी चला रहे थे और अभी भी ये ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। 9 दिन के दौरान क्या कुछ हुआ है डिटेल आपके सामने हमने रख दिया। अब जरा बात बड़ी खबर की करते हैं और बड़ी खबर भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, और माना जा रहा कि बर्फ पिघलना शुरू हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता करके भारत सरकार का मौक़िफ़ भी सामने आया है। तालिबान और पाकिस्तान के साथ दोबारा बातचीत के लिए राहों को खोलने की कोशिशें हो रही हैं, इस तरीके की खबर सामने आ रही है। मॉस्को में मुनक्किदा तकरीब में भारतीय वफ़द भी जाएगा, यानी जहां पर तालिबान और तालिबान लीडर जो मॉस्को जा रहे हैं वहां पर खबर यह है कि अब भारत का वफ़द भी जाएगा वहां पर, ताकि तालिबान के साथ राब्ते और रिश्ते जो है वो बेहतर हो सके। इधर खबर जहां तालिबान के हवाले से ये है, वहीं पर कौमी सलामती के मुशीरों का इजलास भी तलब किया जा सकता है और नई दिल्ली के अंदर जब NSAs की मीटिंग होगी तो उसमें पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ भी आएंगे। इस हवाले से बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त डेवलप हो रही है और ये खबर बड़ी इंतहाई अहम है कि नई दिल्ली जो है वो होस्ट करेंगे जी NSAs अफगान के मामले पर, यानी अफगानिस्तान के मामले पर कौमी सलामती मुशीरों का इजलास तलब किया गया है और ये इजलास कौमी सलामती मुशीर जो है रीजनल, ये जनाब इजलास नवंबर के महीने में होगा और इस इजलास के अंदर कौमी सलामती मुशीर बराए पाकिस्तान मुईद यूसुफ की आमद भी हो सकती है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त हो रही है। अब ये डेवलपमेंट कब हो रही है उसके बाद नजर अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से भी आपको बात बताती चलूँ। इन्विटेशन इससे पहले क्या, अच्छा जी, SCO और RAT की मीटिंग भी हुई है और इस सिलसिले में पाकिस्तान ने मल्टीलैटरल फोरम मीटिंग के तहत जो गुज़श्ता हफ्ते हुई थी उसमें 3 रुकनी डेलीगेशन ने हिस्सा लिया। भारत की तरफ से
3 रुकनी डेलीगेशन ने हिस्सा लिया जो एंटी टेरर मैकेनिज्म मीटिंग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की होनी थी, एससीओ रेट्स की होनी थी। इन पाकिस्तान के अंदर यह हुई है खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस के अंदर, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके के अंदर एससीओ रेट्स का इजलास मुनक्किद हुआ। उसमें भारत के 3 रुकनी वफ्द ने हिस्सा लिया है। ये बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। इसके साथ साथ आपको यह भी याद होगा कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पाकिस्तानी सेनेट के चेयरमैन को कॉमनवेल्थ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके इजलास में दावतनामा दिया है, क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं दिसंबर के महीने में। नवंबर में कौमी सलामती के मुशीर आएंगे, दिसंबर में सेनेट के चेयरमैन आएंगे। और दोनों खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग की अगर बात माने तो सेनेट चेयरमैन और पाकिस्तानी इंतजामिया ने कहा कि जनाब देखते हैं जी, ना नहीं किया, लेकिन लेटेस्ट सी कि कहाँ की और हालात जाते हैं। लेकिन कौमी सलामती के मुशीर के हवाले से भी जो इतलात दिल्ली से लेकर पाकिस्तान तक हमारी आ रही है और मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग जो कह रहे हैं वो नवंबर का महीना है जी, जहाँ पर ये मीटिंग होनी है और तय पाया गया है। और ये भी माना जा रहा है कि अजीत डोभाल साहब जो लगातार बैक चैनल डिप्लोमेसी के तहत कई मुल्क की कई बार बातचीत कर चुके हैं, उसी का ये नतीजा है कि सेनेट चेयरमैन और कौमी सलामती के मुशीर के साथ मीटिंग होनी है। और ये जो 3 रुकनी वफ्द खैबर पख्तूनख्वा चला गया था, इस हवाले से भी खबर जो है वो तस्दीक आ रही है। ये तो जनाब पाकिस्तान वाला मामला है, लेकिन इसके साथ साथ अफगानिस्तान का क्या कुछ होना है। तो आपको याद होगा कि अफगानिस्तान को लेकर मॉस्को के अंदर 20 अक्टूबर को इजलास तलब किया गया है और उस इजलास के अंदर मॉस्को की तरफ से जहां दावतनामा भेजा गया है, तो तालिबान इंतजामिया की तरफ से जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो डेलीगेशन का हिस्सा बनके मॉस्को जाएंगे, जहां पर वो बातचीत करेंगे। और इस बातचीत के हाशिए के दौरान और इस बातचीत के दौरान भारत का वफ्द भी वहां पर मौजूद रहेगा। तो कहीं ना कहीं रिश्ते और राब्ते बेहतर बनाने की कोशिशें हो रही है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर भारत की ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है और उस इन्वेस्टमेंट और दीगर मामलात को देखते हुए अफगानिस्तान के साथ एक मजबूत रिश्ता बन पाए, उस हवाले से और जो खदशात है और जो सवालात है वो सारी चीज़ें जो वो बेहतर हो, एक बेहतर निज़ाम के साथ अफगानिस्तान के साथ रहा जाए, उस हवाले से कोशिशों का आगाज़ हो गया है। यानी तालिबान के साथ मॉस्को में हमारा वफद भी जाएगा, भारत का वफद जाएगा, वो वहाँ पर बैठेगा जी, बातचीत करेंगे। कौमी सलामती के मुशीरों का इजलास अफगानिस्तान के मामले पर तलब किया गया है और ये भारत के अंदर होगा। इसमें खबर यह है कि मुईद यूसुफ जो पाकिस्तान के NSA हैं उसका दावतनामा भी है और सेनेट चेयरमैन के लिए ऑलरेडी पहले ही पाकिस्तान का दावतनामा चला गया था। तो ये सूरत हाल, ये खबर जो है वो जम्मू कश्मीर के विज़ाविज़ भारत, पाकिस्तान के विज़ाविज़ भारत, अफगानिस्तान के विज़ाविज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। और ये सारी डेवलपमेंट्स तब हो रही है जब अजीत डोभाल साहब जो कौमी सलामती के मुशीर है वो लगातार मशावरत कर रहे हैं, मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी। खबरें ये है कि कई बार मशावरतों का सिलसिला तेज़ किया गया। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि हुकूमती फैसले ज़मीनी सतह पर कितने उभर रहे हैं और कितना काम हो रहा है और किन लोगों की कल छुट्टी हुई है और क्यों छुट्टी हुई है, क्या कुछ चार्जशीट के अंदर लिखा गया। दोनों खबरें बैक टू बैक आपको बताएंगे। हिलाल भी हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन करेंगे छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।